नमस्कार। स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। 28 दिसंबर यही वो तारीख है जब आज से ठीक 136 साल पहले 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। मतलब देश की सबसे पुरानी पार्टी का आज 137वां स्थापना दिवस है, जिसे पार्टी नेता और कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ मना भी रहे हैं। अपने 137 साल के सफर में कांग्रेस ने कई उतार चढ़ाव देखे। हालांकि बड़ी बात यह है कि इस दौरान पार्टी ने अपने अस्तित्व को कभी खोने नहीं दिया। समय के साथ बढ़ते विरोधी दलों से डटकर मुकाबला किया और 6 दशक से ज्यादा देश पर राज भी किया। हालांकि आज की कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रही जिसे जीत की आदत थी और हार उससे कोसों दूर रहती थी। आज कांग्रेस संघर्ष के उस सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वैसे ये बात सभी जानते होंगे कि आजादी से पहले कांग्रेस का राजनीतिक रूप नहीं था। उसका उद्देश्य सिर्फ जन आंदोलन रहा है, लेकिन समय के साथ इसका रंग रूप दोनों बदला। हाँ, अगर कुछ नहीं बदला तो वो था इसके साथ जुड़ा गांधी शब्द। गांधी और कांग्रेस एक दूसरे के इस तरह पर्याय बने कि आज तक कहानी बरसों पुरानी ही चली आ रही है। कांग्रेस पार्टी की बागडोर आज भी गांधी परिवार के पास है, लेकिन ये और बात है कि उसका दबदबा अब देश की राजनीति में वैसा नहीं है जैसा होता था। कुछ राज्यों को छोड़ दें तो ज्यादातर जगह कांग्रेस का सफाया हो चुका है। कई राज्यों में पार्टी इस कदर टूटी है कि उसे फिर उठ खड़ा होने में लंबा वक्त लगेगा। कई दिग्गज नेताओं ने खुद के सुझाव को पार्टी में अनसुना होने पर हाथ का साथ छोड़ दिया और दूसरे दलों में शामिल हो गए। बहरहाल इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनदेखी और वंशवाद की वजह से देश में लगातार कांग्रेस की राजनीतिक जमीन खिसकने के साथ उसकी साख गिरती जा रही है। आखिर कहां गई नेहरू और इंदिरा गांधी की कांग्रेस? मुद्दा बड़ा है, लिहाजा आज चर्चा इसी को लेकर कहां गई कांग्रेस। तो क्या कांग्रेस की कमान हमेशा नेहरू गांधी परिवार के पास ही रहेगी? कभी किसी बाहरी को मौका नहीं मिलेगा? ये सवाल हमेशा इसलिए पूछा जाता रहा है क्योंकि कांग्रेस के 136 साल के इतिहास में 45 साल तक नेहरू गांधी परिवार का ही कोई सदस्य अध्यक्ष रहा है। पहले तो इसे लेकर सवाल ज्यादा नहीं उठते थे, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ ही यूपीए के जनाधार को जोरदार झटका लगने के बाद गांधी नेहरू परिवार के हाथ में कांग्रेस की कमान पर सवालों ने जोर पकड़ लिया। आज की तारीख में सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, जबकि उनके पहले राहुल गांधी के पास ये जिम्मेदारी थी। माना जा रहा है कि सोनिया गांधी के बाद राहुल ही कांग्रेस के दोबारा अध्यक्ष बनेंगे। खैर, आज सवाल ये नहीं है कि कौन कांग्रेस का नया अध्यक्ष होगा, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस आज देश के साथ ही कई राज्यों की राजनीति में बैक फुट पर है, उसके बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इसकी वजह क्या है। क्या वाकई राहुल का चेहरा और वंशवाद कांग्रेस को कमजोर होने का कारण है या फिर वजह कुछ और है? इन अहम सवालों को लेकर चर्चा शुरू करें। चलिए उसके पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। तस्वीरें हैं कांग्रेस के स्थापना दिवस मनाने के दौरान की। इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस में फिलहाल कितनी गंभीरता है, क्योंकि साल भर में एक बार कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया जाता है और कांग्रेस आखिर इसे मनाए भी क्यों ना, क्योंकि यह दिन कांग्रेस के लिए काफी अहम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी इस स्पेशल दिन के लिए झंडा फहराने के लिए गई थी, लेकिन ये क्या, इस दिन भी कांग्रेस के दिग्गजों ने लापरवाही बरती। इससे लापरवाही कहीं या फिर कुछ और, पर ये दोनों ही लिहाज से कांग्रेस की लापरवाही को ही दर्शाता है कि कांग्रेस कितनी गंभीर है, और यही वजह है कि देश में लगातार कांग्रेस पिछड़ रही है। बहरहाल कांग्रेस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। आजादी के आंदोलन में भी कांग्रेस का अहम रोल था और आजादी के बाद भी कई दशकों तक देश में कांग्रेस का ही राज रहा। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के लिए काफी अहम है, क्योंकि आज ही के दिन यानी कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का गठन हुआ था। अब देखिए, अब ईश्वर भी नहीं चाहता है कि अब ये ध्वज फहराओ आप। अब प्रकृति भी नहीं चाहती है, जनता भी नहीं चाहती है,
और आप भावनाओं को समझो जनता की। आप कितने फहराने की कोशिश करो, अब तो कांग्रेस गिर गई, कांग्रेस लगातार गिर रही है और झंडा भी गिर रहा है। तो इससे कांग्रेस को अपना भविष्य के बारे में समझ जाना चाहिए कि अब कांग्रेस को जो गांधी जी का सपना था कि समाप्त करके और अपना काम धंधे करें, जो उनके काम धंधे थे वो करें। आजादी से लेकर 2014 तक 16 आम चुनाव में से कांग्रेस ने 6 में पूर्ण बहुमत जीता, 4 में सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व किया। इस तरह कुल 49 सालों तक वो केंद्र सरकार का हिस्सा रही। भारत में कांग्रेस के 7 प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन किया। कांग्रेस का यह प्रदर्शन आजादी से अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था। कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों की सूची देखेंगे तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद करीब 17 साल तक वो प्रधानमंत्री रहे, फिर गुलजारीलाल नंदा पीएम बने, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह ने कांग्रेस के कमान संभाली। बहरहाल देश में लगातार कांग्रेस हाशिए पर आती जा रही है। एक एक करके कई राज्य और देश की गद्दी भी कांग्रेस के हाथों से चली गई, लेकिन बावजूद कांग्रेस में फिलहाल कोई भी परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस में वक्त के साथ क्या बदलाव होता है और जिससे कि कांग्रेस फिर से मजबूत होती है। भोपाल से सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री असलम शेर खान जी। शेर खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह जी भी हमारे साथ हैं। आरपी सिंह जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही हैं बीजेपी नेता अशोक बजाज जी, आपका भी स्वागत है। साथ में है राजनीतिक विश्लेषक बाबूलाल शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले असलम जी, आपसे ही सवाल है। आप केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, सांसद रहे हैं, लंबे समय तक कांग्रेस में काम किया, अभी भी आप कांग्रेस में। ये जो स्थिति अभी फिलहाल कांग्रेस की है, देखिए इंडिया साइनिंग का बड़ा जोर चला था, अटल जी प्रधानमंत्री थे और 2004 में ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर से वो बीजेपी गठबंधन, एनडीए गठबंधन सत्ता में आएगी, लेकिन अचानक कुछ और हो जाता है और सोनिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनाती है, फिर 9 में भी बनाती है और फिर इस तरह खराब प्रदर्शन के सीधे नेता प्रतिपक्ष बनाने की स्थिति नहीं बनती है आपकी 14 में। क्या वजह मानते हैं आप, क्या हुआ? देखिए, इसकी वजह बिल्कुल सीधी सीधी है, इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए। लेकिन ये भी सही है कि मेरी बात लोगों को समझ में कम आती जी, क्योंकि मैं एक डिफरेंट फील्ड से आके मैंने आज से 40 साल पहले कांग्रेस ज्वाइन करी थी जी, और कांग्रेस का मैं एमपी रहा और मुझे बहुत से मौके मिले कांग्रेस पार्टी में। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी को अगर कोई समझे तो वो 3 पीढ़ियों के अंदर बटी हुई है। पहली पीढ़ी जो थी, जिसका पूरा कॉन्सेप्ट यह था गांधी जी के नेतृत्व में जी, जिसमें सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, ये तो एक पूरा, ये थी पहली पीढ़ी जी। इनका मकसद ये था कि भारत की जनता हिंसात्मक जनता नहीं है जी। भारत से अंग्रेजों को फौज की तरह नहीं लड़ाया जा सकता, जनता को लड़ाया नहीं जा सकता। वो अंग्रेज एक बड़ी साम्राज्य था उस वक्त। तो उन्होंने कहा कि अहिंसा पे जाएगा, हमारी लाइन अहिंसा होगी और हम सेकुलर प्लूरल पॉलिटिक्स के बिलीव करेंगे। और फिर उन्होंने अपनी पार्टी को कहा, या जो गांधी जी ने जो को लीडर मान के जब नेहरू और सरदार पटेल और मौलाना आजाद आगे बढ़े, तो उन्होंने उनको एक ही लाइन दी, देखो ये गरीबों से जुड़ो आप लोग, ये गरीबों का मुल्क है और गरीब इतने गरीब हैं कि वो लड़ नहीं सकते, उनको अपन को अहिंसा के मार्फत जन आंदोलन और उनकी आवाज बने अपन लोग जी। उसी वक्त में कई दल मतलब काम करना शुरू कर रहे थे। एक तरफ गरम दल था जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी, एक और गरम दल था जिसमें शहीद भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद, वो भी लड़ाई लड़ रहे थे। और एक और दल था जिसका नाम था आरएसएस, जो ये कह रहा था कि हमें लड़ना तो डायरेक्ट नहीं है, लेकिन अगर ये मुल्क आजाद हो तो फिर ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए जी। तो ये एक लाइन जा रही थी, गांधी की लीडरशिप में एक लाइन जा रही थी। और गांधी जी ने बहुत रोका कि देखो अपन को अंग्रेजों से लड़के उनको हराना नहीं है, हमें विकल्प के रूप में भारत को तैयार करना है।
जी। और उनके साथ जो जुड़े थे क्या लोग थे, एक से बढ़ के एक पढ़े लिखे लोग, सबने अपने है ना बढ़िया कपड़े जलाए, रईसों के बच्चे थे वो मैदानों में उतरे और एक विचारधारा के साथ विचारधारा तय हो गई। गांधी जी ने एक विचारधारा दी जी। उस विचारधारा पे लड़ते लड़ते जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गई, जी। हमने ब्रिटिश को यहां से नहीं निकाला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश की कमर टूट गई, पूरी दुनिया में तबाही मच गई। इतना बड़ा युद्ध था वो कि ब्रिटिशर्स ने खुद कहना शुरू कर दिया, 45 से कहना शुरू कर दिया और अपनी पार्लियामेंट में उन्होंने रेजोल्यूशन पास करा हाउस ऑफ कॉमन में कि एटली जब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे कि हम भारत को आजाद करना चाहते हैं। गांधी जी ये समझते थे कि अभी अपन बहुत तैयार नहीं है, उन्होंने कहा कि नहीं अभी जल्दी ना करना है और वो बिल्डअप करते गए। अल्टीमेटली 47 में आपके सामने है कि आजादी मिली। जी। अनफॉर्चुनेट पार्ट जो भारत का रहा कि वो विभाजन के साथ आजादी आई। अब मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा कि किसका क्या रोल था, लेकिन कांग्रेस पार्टी बेसिकली इस मुल्क की जननी साबित हुई। जी। उनका आंदोलन जो था वो सबसे बड़ा था। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह का भी आंदोलन था। जो कम्युनिस्ट थे थोड़ा लेफ्टिस्ट माइंड था। संघ अपने हिसाब से साथ साथ चल रही थी कि अगर वो गांधी जी की मुखालफत करती हुई चल रही थी कि अगर ये मुल्क आजाद हो तो फिर हिंदू राष्ट्र इसको डिक्लेयर करो, क्योंकि वो वहां से जोड़ रहे थे कि मुगलों के बाद फिर ब्रिटिश आए फिर ये हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है जो आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा है कि कांग्रेस इस हालत में कैसे आई। जी। पहली जनरेशन ने कमाल कर दिया। सब बैरिस्टर, सब लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए लोगों ने गवर्नमेंट ने चलाई, बेहतरीन भारत को समझा और सुई बनाने से लेके स्टार्ट करा और भारत को एक विशाल मुल्क बना के आज अपन है। दूसरी पीढ़ी भी बेहतरीन थी जिसमें इंदिरा गांधी, शास्त्री जी, ये जो सब एक और जो दूसरे प्राइम मिनिस्टर आए, ईवन नरसिम्हा राव, इन्होंने भी भारत को एक और नया रूप दिया। जी। तीसरी पीढ़ी में आके हम लोग लड़खड़ा गए। जी। तीसरी पीढ़ी जब राजीव गांधी का टाइम आया तो राजीव गांधी थोड़े मैं उनके बहुत शरीफ आदमी थे, वो पॉलिटिकल में लाए गए, वो आना नहीं चाहते थे। संजय होता तो एक डिफरेंट स्टोरी होती आज देश के सामने। जी। लेकिन राजीव गांधी नौसिखिया कह लो या उनमें शराफत कह लो, वो कहीं ना कहीं लड़खड़ाए और यहां से हिंदू मुस्लिम फिर दोबारा देश में राजनीति हुई। जो शाहबानो केस के ऊपर जो डील हुआ पार्लियामेंट में 400 प्लस की पार्टी, और बाद में उन्होंने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का ताला खुलवाया और एक हिंदू अपीजमेंट शुरू हुआ विद इन कांग्रेस और मुस्लिम अपीजमेंट हुआ विद इन कांग्रेस। यहां से जो अडवाणी जी के लीडरशिप में भाजपा ने एक सक्सेसफुल मूवमेंट खड़ा करा और डिवीजन जो था वो यहां से भारत में बना। कांग्रेस कभी भी पैदा ही नहीं हुई जो आप आज हम लोग सब परेशान घूमते हैं ना कि कांग्रेस साहब विकल्प क्यों नहीं बन रही, कांग्रेस विरोधी पार्टी क्यों नहीं बन रही। कांग्रेस बनी नहीं है विरोध के लिए देश के, क्योंकि वो तो इस देश को साथ लेके चलने के लिए और एक अंग्रेजों को और दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हम भारतवासी भी इस काबिल हैं कि हम एक विशाल देश बन सकते हैं। तो अब आप उनसे उम्मीद ये करते हैं कि वो विपक्ष नहीं करते। अच्छा, संघ और भाजपा का जो बेहतरीन जो इनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है वो विपक्ष है, क्योंकि डे वन से गांधी जी का विपक्ष कर रहे हैं, ये उनकी मुखालफत कर रहे हैं, आंदोलन करते थे और एक उनकी मानसिकता खड़ी हुई और आज वो सत्ता में है। तो अब उन्हें सत्ता चलाना है, अब वो सत्ता चलाना नहीं जानते और कांग्रेस विपक्ष नहीं जानती, क्योंकि वो विपक्ष के लिए पैदा नहीं हुई। ये मुल्क, लेकिन एक मुल्क की जो बहुत खूबसूरती ये बनी कि ये मुल्क गांधी के विचारों से, गांधी की आइडियोलॉजी से प्रेग्नेंट हो गया। मतलब इसकी जो डीएनए है इस भारत की, वो वही है जो गांधी जी की। ठीक है, अभी दौर है, अभी मोदी जी ने बहुत बड़ा माहौल खड़ा करा और बहुत से काम किए और पब्लिक एक बार उनको भी देखने वाली स्थिति में फुल बहुमत दी है इनको। लेकिन अगर आप डीएनए में जाएंगे भारत के तो सेक्युलरिज्म है और जो गांधी ने जो प्लूरलिस्ट मुल्क बनाया था वही है। ये फेथ है जिसके अंदर कांग्रेस भी गुजर रही है और देश भी गुजर रहा है। आप कांग्रेस अब एक जगह पर जाके, अब ये चौथी पीढ़ी पर जाके जो बात आई, तीसरी पीढ़ी से बिगड़ा है कांग्रेस का। वोट की राजनीति होना, हिंदू मुस्लिम की राजनीति होना, जो कांग्रेस ने जो लाइफ टाइम जो मिस्टेक की
कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। वो लम्हे थे जो खता के थे। उसके बाद फिर कांग्रेस वो झटका बर्दाश्त, सिर्फ नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने आके इसकी इकोनॉमी संभाल दी। तो भारत दूसरी तरफ चंद्रशेखर जी और वीपी सिंह जी के वक्त में डाउन हो गया था बहुत। फिर जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस को विपक्ष करना नहीं आता लेकिन हुकूमत चलाना आती। तो जैसे ही नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट आई, फिर दोबारा जीडीपी, कारोबार और हमारी जो है ना आज इतनी बड़ी तरक्की याफ्ता जो मुल्क बना है, फिर इन लोगों की अकल से था। तो मेरा ऐसा मानना है कि राहुल गांधी, अगर कोई राहुल गांधी को क्यों सब दीवाना मान रहा है, उसको पप्पू कह रहा है या उसको गलत कह रहा है, वो एक ही बात कह रहा है, अगर आप उसकी बात में समझो कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए। जैसे गांधी जी कहते थे कि अंग्रेजों से हमें कोई सत्ता लड़के नहीं छीनना है, हम विचारों से जीतेंगे, हम प्यार मोहब्बत से गरीबों को साथ लेके जीतेंगे। अब आज के दौर में भाई साहब ये ऐसा लगता है कि कौन सी दुनिया की बात कर रहा है, जबकि कांग्रेस की अदरवाइज जो मूलभूत है उस देश में सबको लेके चलने की है। गांधी बेहतरीन हिंदू थे, लेकिन उनकी एक काबिलियत जो थी, बेहतरीन काबिलियत जो उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ी और अब अफ्रीका में उन्होंने बेपनाह इसके ऊपर काम किया, अफ्रीका में अफ्रीकन्स के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया, वही फार्मूले को उन्होंने अल्टीमेटली आज देखो साउथ अफ्रीका भी इंडिपेंडेंट है और वहाँ के नीग्रोज आज वहाँ के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। और भारत के भी एक बेहतरीन इंडिपेंडेंट देश है और डेमोक्रेटिक देश है। सिर्फ झगड़ा ये है कि आज की हुक्मरान पार्टी या आज की पॉलिटिक्स इसको एक हिंदू राज बनाना चाहती है। ये जो तकलीफें महसूस हो रही हैं, चाहे वो मतलब इकोनॉमिक हो या ये जो है ना जिस तरह का निचले स्तर पे भाषण हो रहे हैं, जिस तरह की बहसें हो रही हैं, ये एक नीचे उतार रहा है भारत को। और नहीं तो भारत की जो इज्जत और सम्मान जो 50, 60, 70, 80 साल में इतनी बढ़ गई थी कि दुनिया इसको एक इकोनॉमिक पावर के रूप में भी देख रही थी, एक शालीन देश के रूप में देख रही थी, एक टॉलरेंस मुल्क के रूप में देखती थी और सबसे बड़ा देखती थी कि वाहिद एक मुल्क है जिसमें सब धर्मों के लोग मिलजुल कर भाईबंदी के साथ इस देश की तरक्की में जुटे हैं। मतलब आपका कहना ये है, सोचना ये है, हम बाद में आएंगे आपसे उत्तर लेंगे, कि कांग्रेस की जो विचारधारा है आज के मतदाता उस विचारधारा को समझ नहीं पा रहे हैं और न समझ पाने के कारण वो दूसरी तरफ दूसरी पार्टियों को वोट दे रहे हैं। हम आपके पास आएंगे। सिंह साहब और बजाज साहब, हम आप अंत में आप ही लोगों के पास आना है, बहस भी होनी है। इसके पहले हम दोनों अपने वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनके भी विचार लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। बाबूलाल जी, जो जैसा हमने आज टॉपिक दिया है, कहां गई कांग्रेस, हम ये नहीं कहते, कई राज्यों में है, लेकिन जहां पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस थी, आज सिमट करके 2-3 राज्यों में रह गई है। यहां तक कि ये स्थिति हो जाए कि नेता प्रतिपक्ष बनाने का बहुमत भी ना हो आपके पास, कि आप नेता प्रतिपक्ष बना लें, 10% आपके पास सीटें ना मिले। ये आखिर क्यों, क्या वजह है? देखिए, स्थिति तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सीटों के आधार पर अगर आप देखेंगे, ये परिस्थिति तो बनी है जो आपने कही है कि नेता प्रतिपक्ष भी बनाना जो है असंभव सा हो गया है जी। लेकिन आप इस बात को मान लीजिए, कांग्रेस कहां गई का जो प्रश्न है, मैं जहां तक समझ पाया हूं कि कांग्रेस ही एकमात्र अकेली ऐसी पार्टी है आज के दिन भी जी, जिसके समर्थक हर क्षेत्र में, हर राज्य में कहीं न कहीं थोड़े हो ज्यादा हो हैं, मौजूद है। वो कहीं भी जाकर अपनी बात कह सकती है, सुनने वाले लोग हैं। एक चीज। दूसरी चीज, अन्य जो पार्टियां जो अपने अपने राज्यों में जो उठी हैं, खड़ी हुई हैं, वो अपने अपने तरीकों से, अपने अपने विचारों से, लोगों से जुड़कर, जातिवाद से, अन्य माध्यमों से उठ करके, किसी ने बंगाल को उठाया तो किसी ने बिहार को उठाया, इस तरह अपने जातिवाद और अपने पक्ष को समेट करके जो है वो राजनीति की है। वो पूरे देश में नहीं सुनी जाती। आज देश में उनके समर्थक उतने नहीं है, लेकिन बढ़ने का प्रयास वो कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन कांग्रेस सब जगह है। अब वो स्थिति कैसी आ गई? असलम साहब ने बहुत बढ़िया एक बात बताई, जो पूरा जो हिस्ट्री जो उन्होंने कही है, बिल्कुल कांग्रेस का चित्रण उन्होंने खींचा है। और निश्चित रूप से जो है एक समय ऐसा था जब शुचिता की राजनीति होती थी और पक्ष और विपक्ष भी जो है एक दूसरे से नफरत के भाव नहीं रखते थे और मिलजुल करके जो है देश सेवा की कल्पना किया करते थे। कई ऐसे उदाहरण है, अटल बिहारी वाजपेयी को जैसे नेहरू जी बहुत पसंद करते थे,
उसी तरह राम मनोहर लोहिया को पसंद करते थे, उनकी आलोचनाओं को सकारात्मकता से लेते थे। वो एक दौर था, बिल्कुल सही उन्होंने बात की है। तब के दौर की कहानी ही अलग है। दूसरी पीढ़ी की भी बात की, तीसरी पीढ़ी की भी बात की। गिरावट जो है वो राजनीति में जो है, जब आप किसी चीज को बांटेंगे, आप उस चीज को उस ढंग से देखेंगे, देश को बांट दिया जाए, 2 भाग में बांट दिया जाए, 3 भाग में, कोई मंडल आयोग से बांधा जाए, कोई जातिवाद से बांधा जाए, कोई आरक्षण के नाम से बांधा जाए, इस तरह से जो है बांट करके वोट की जो राजनीति जब शुरू हुई, तब जो है समस्या पैदा हुई है। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत ऐसा सोचना है कि जब से बांटने का ये आगे बढ़ते बढ़ते जो है नेतृत्व जो है कांग्रेस का, वो थोड़ा सा अपरिपक्वता की स्थिति जहां पैदा हुई, उसका भी इशारा थोड़ा सा उन्होंने किया है सांसद महोदय ने, कि राजीव गांधी जो है वो पॉलिटिशियन नहीं थे, वो देश को पूरी तरह से समझते नहीं थे। उनके जो सलाहकार रहे होंगे उस वक्त में, उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या सलाह दी, उसकी वजह से कुछ जो फर्क आया था राजनीति, कांग्रेस की राजनीति में जो फर्क दिखा। लेकिन उसमें भी एक उठाव था कि किसी सदी की तरफ ले जाने की बात और पंचायती राज की बात और 1 रुपए का 15 पैसा पहुंचता उस पर चिंता, ये सारी चीजें जो है जनता के बीच में गई और उसको उनको भी समर्थन मिला। कांग्रेस का वहां तक भी स्थिति ठीक रही। उसके बाद जहां राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बात आती, सोनिया गांधी ने इसको संभाला, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बार उन्होंने खड़ा कर दिया था कांग्रेस को, लेकिन उसके बाद की परिस्थितियां जो है बदलती चली गई। देश की राजनीति में जो उठापटक चला है, हिंदू मुसलमान भगवा धर्मांतरण, ये वो जो एक अलग तरह की जो है बहस छिड़ी है, और वो बहस बहुत पुरानी है। देखा जाए तो उन्होंने इशारा किया है कि आरएसएस की जो सोच है, हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है, उसके तरफ ले जाने का प्रयास है। और हिंदू तभी इकट्ठा होंगे जब आप दूसरे को दूर करेंगे अपने से और हिंदू की बात करेंगे, तभी जो है हिंदू इकट्ठे होंगे। ये सोच जो है, इस सोच के ऊपर में बहुत सारी चीजें चल रही हैं देश में। आप देख लीजिए, कहीं भगवा का अपमान हो रहा है तो वहां बहुत जबरदस्त आंदोलन हो रहे हैं, तो कहीं पर कल जैसे यहाँ परसों कालीचरण एक बाबा है, बाबा तो मैं उनको इसलिए नहीं मानता कि उनकी जो लोकप्रियता है वो सिर्फ शिव तांडव स्त्रोत जो है उसके सोशल मीडिया में आने की वजह से हुई है। कोई बाबा है ऐसा मुझे लगता नहीं। तो उन्होंने जो है राजनीतिक भाषण दे दिया, विवाद हो गया। इस तरह की जो पॉलिटिक्स है, जो माना जाता है कि किसी पार्टी का हिडन एजेंडा है, वो खुद नहीं कहती, खुद गांधी जी की इज्जत करती है, उसका प्रचार प्रसार दूसरे ढंग से करती है और दूसरे लोगों के माध्यम से बातें उठाई जाती हैं जी। ये जो है, ये मुद्दा जो है, ये इसका मुकाबला करने के लिए जो वर्तमान कांग्रेस है उसमें कहीं न कहीं कमी महसूस हो रही है। उन चीजों का मुकाबला करना बड़ा कठिन सा दिख रहा है उनको। और जो 20 नेता, बड़े नेता जो पुराने उदन्य जो है, पुराने लोग हैं, दिग्गज लोग हैं, उनका जो है, उनकी आवाज बंद होना, उनकी आवाज का वॉल्यूम कम होना, देश में कहीं उनकी आवाज अब सुनी नहीं जा रही है, आ नहीं रही है, वो जो है मौन जो है वो इनके लिए अब नए लोगों, नए लड़कों का, नए युवाओं का जो समावेश आज कांग्रेस में जो तूती बोल रही है, उसका अपरिपक्वता जो राजनीति में दिख रही है, उसका वजह मैं मान सकता हूं कि जब बड़े नेता पीछे दिखते हैं, पार्षद में दिखते हैं, तो जो समर्थक हैं वो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। वो मुझे लगता है कि कारण है। और कांग्रेस पूरी तरह समाप्त हो गई पूरे देश में, ऐसा मैं व्यक्तिगत रूप से मानने को तैयार इसलिए नहीं हूं कि कहीं न कहीं भी जाइए आप, कांग्रेस के चाहने वाले लोग अभी भी मौजूद हैं। उनको इतिहास देश का मालूम है, गांधी जी का इतिहास मालूम है, नेहरू जी का इतिहास मालूम है और स्वतंत्रता का इतिहास भी सबको मालूम है। इसलिए जो है कांग्रेस की उपयोगिता आज मानी जा रही हो या न मानी जा रही हो, लेकिन उसकी उपस्थिति सब जगह है जी। बिल्कुल उपस्थित सब जगह है। मैं तो जो आज बात कही जा रही है शर्मा जी की, एक परिवार की कांग्रेस बन के रह गई है और उस परिवार कांग्रेस बन, जिसके कारण भी ये है, एक समय इसी परिवार का वो मुद्दा था जब सीधी में अर्जुन सिंह जी के पिताजी को टिकट दे दिया गया था कांग्रेस से, और नेहरू जी को जब मालूम पड़ा कि गलत टिकट दिया है और उन्होंने जाके सीधी में एक स्पीच दी थी कि मैंने गलत टिकट दे दिया है, हमारा ये प्रत्याशी नहीं दूसरा है, और वो हार जाते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव। मैंने नेहरू जी की ये स्वीकार्यता थी। उसी परिवार में आज इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि एक परिवार की हो गई है कांग्रेस, इस कारण उसकी स्थिति है। खैर, हम आपके पास फिर से आएंगे। जैसा कि असलम जी ने कहा कि कांग्रेस क्यों कमजोर हुई, जो आपकी बातों से मुझे लगा कि कांग्रेस इसलिए कमजोर हुई, हालांकि परिवर्तन ही प्रगति का एक रास्ता है। कांग्रेस ने अपनी सोच में परिवर्तन नहीं किया। मौजूदा राजनीति जो है वो अपने राजनीतिक जो एक कहते हैं कि
चक्र बनाया जाता है उसमें परिवर्तन नहीं किया, इसलिए वहां गई है। बजाज साहब और आरपी सिंह जी आपके पास आएंगे। देवदत्त जी, जैसा कि मैंने सवाल किया था अभी, क्या ये वंशवाद जो बीजेपी कह रही, परिवारवाद, इसके कारण कांग्रेस नीचे गई है, या जैसा कि कहा जाता है कि अगर गांधी परिवार में से किसी और को अध्यक्ष बना दिया जाएगा तो कांग्रेस पूरी तरह से बिखर जाएगी? क्या सच्चाई है, थोड़ा संक्षेप में? देखिए, ये नेतृत्व करने वाले की क्षमता पर डिपेंड करता है। नेहरू जी और इंदिरा जी तब भी परिवारवाद होता गया, तो इंदिरा जी तो सक्षम नेतृत्व बन के उभरी थी, कांग्रेस को आगे ले गई, देश को भी आगे ले गई, बांग्लादेश बनाया। तो आज नेतृत्व कैसा है, चाहे वो परिवार से हो, चाहे गांव से हो, चाहे शहर से हो, चाहे कहीं से भी हो, उसकी व्यक्तिगत क्षमता क्या है, मुझे लगता है इसके आधार पर राजनीति के क्षेत्र में वो अपने दल को ले जा सकता है। लेकिन एक आरोप लगाने की जो विधा है वो आप किसी को भी, आप किसी भी मुद्दे पर घेर सकते हैं। जैसे भाजपा कांग्रेस को परिवारवाद के मुद्दे पर घेर रही है, लेकिन भाजपा में कई जगह परिवारवाद है। तो ये लोगों के बीच मन स्थिति बनाने का, और खासकर जो आधुनिक दौर आया है, कांग्रेस उस समय की पार्टी थी जब ना सोशल मीडिया था, ना इतने संसाधन थे, ना इतने ये साधन सभी प्रकार के अपनी बात पहुंचाने के थे। तब तो कांग्रेस का टिकट यानी जीत तय हो जाती थी, तब कोई दुविधा नहीं रहती थी, क्योंकि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस ही रहती थी। लेकिन जब ये दौर सोशल मीडिया का आया, बहुत जागरूकता का माहौल आया, और फिर जब आरोप प्रत्यारोप लगे, तो आप देखिए कैसे युवा राहुल गांधी हैं और युवाओं के वोट मोदी के पास जा रहे हैं। तो ये कैसा एक माहौल जो बनाया जाता है, तो कांग्रेस को वाकई में, जैसा आपने कहा, कि समय के साथ ढालना था, उसको परिवर्तन करना था, नेतृत्व में परिवर्तन करना था, और उस आक्रमण में परिवर्तन करना था। लोग किसी भी नेतृत्व को किस रूप में स्वीकार लेते हैं। आप देखें कि भाजपा में अटल जी का नेतृत्व स्वीकारा गया कि वो सब जातियों को, सबको लेके, और एक वो भाषण करी, उनने कई पार्टी के अंदर गुटबाजी नहीं की, ना आडवाणी जैसी कोई यात्राएं की, लेकिन अपना स्थान बनाया। और आज मोदी जब तक सांसद नहीं बने, तब प्रधानमंत्री बने, उसके बाद सांसद बने, आप इसके पहले वो दिल्ली कभी गए नहीं। तो ये जो वक्त होता है और जो एक माहौल बनाया जाता है, आज माहौल का पूरा खेल है। तो अब उसमें भी जब आपको समय मिलेगा, सत्ता में रहोगे, तभी आपकी एंटी इनकम्बेंसी पनपेगी। आप यहाँ बैठ के किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब आप कुछ करने बैठेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना कठिन होता है। तो जब एक 50 सालों तक एक दल का शासन रहा, तो उसके बाद जब दूसरे दल आएंगे तो स्वाभाविक है 10-15 साल तो उनको मौका दिया ही जाएगा। और खासकर जब वो अपना एंटी इनकम्बेंसी पनपने के पहले उसको डाइल्यूट करते। कांग्रेस में ऐसी एक व्यवस्था नहीं थी, जो हो रहा है सो होने दो। और टिकट वितरण भी कांग्रेस में कैसे होते थे, कहाँ कलकत्ता से, कहाँ से कमलनाथ जी को छिंदवाड़ा, अपने बाजू में असलम शेर खान जी बैठे, भोपाल से बैतूल टिकट दे दिया। तो आप उस समय ये था कि हम जिसको टिकट देंगे वो जीतेगा। और आज ऐसा नहीं चलता, आज स्थानीयता का मुद्दा है। आज कुरैशी जी भोपाल से सतना चले जाते हैं। तो कोई एक दिन में मतदाता धारणा नहीं बनाता, एक एक निर्णय आपके उसके मन मस्तिष्क में बैठता है, और वो कुछ मतदाता एक निर्णय से प्रभावित होते, फिर दूसरे कुछ निर्णय से, तो ऐसे धीरे धीरे करके एक जन समूह का जो मानस तैयार होता है, उसके आधार पर ही तो निर्णय होते हैं। और मतदान आखिरी दिनों में आप कितना मैनेजमेंट करोगे, कितना माहौल बनाओगे, कितना नारे दोगे। लेकिन एक जो न्यूट्रल मतदाता है, जिसको करना कभी नेता से काम ना सरकारों से, वो ये वॉच करता रहता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप जाति धर्म इन सब की उपेक्षा भी कितनी करोगे आप। आखिर इस देश में सबके साथ और सबका विकास वाला जो नारा दिया, उसके आधार पर आपको निर्णय लेना पड़ेगा। आपको हर क्षेत्र में देखना पड़ेगा कि इस निर्णय से हमारा कौन सा वर्ग नाराज तो नहीं हो रहा, या सब सर्व स्वीकारी हमारा निर्णय कौन सा है जो सबको अच्छा लगे। ऐसे निर्णय की जहां बहुतायत रहती है, तब उससे वो जन समर्थन बढ़ता जाता है। अन्यथा धीरे धीरे जैसे किसी बर्तन में एक छोटा सा छेद हो जाता, धीरे धीरे वो पानी रिसता जाता है। तो कांग्रेस की भी ऐसे हुई, एक एक निर्णय कर करके उन्होंने अपनी जो पूरी जमा पूंजी थी वो पूरी खर्च कर दी। जो देश को आज़ादी दिलाने वाली पार्टी, जिसके लाखों कार्यकर्ता शहीद हुए हो, जिन्होंने कुर्बानियां दी हो, घर बार छोड़े हो, उस पार्टी को आज किस दृष्टि से लोग देखने लगे, क्योंकि उन्होंने अपनी वो जमा पूंजी, जब सत्ता आई, जब कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था, तब उस अहंकार में और जो सत्ता के जो निर्णय लिए, मनमाफिक निर्णय लिए, उसके कारण ये कांग्रेस की दुर्दशा हुई। और आज भी यदि है तो
कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस का कहीं ना कहीं वोटर है, उसका एक वोट बैंक है। आज भी दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक, एक उसका वोट बैंक है। बाकी दलों का ऐसा कोई वोट बैंक नहीं है। मायावती के पास भाषा पाई और चली गई, वो एक बुलबुले की तरह आते हैं। वोट बैंक ही तो खिसक गया है देवव्रत जी कांग्रेस का, तो उसको संभालने की जरूरत है। वोट बैंक खिसकता, उनके बीच जाने की, काम करने की जरूरत है। यही तो समझना पड़ेगा कांग्रेस को कि आखिर उसका जो वोट बैंक था वो कहाँ गया, उसके कारणों से गया। यदि इस पर वो अमल कर ले तो सब चाहते हैं कि एक अच्छी सर्वधर्म समभाव वाली पार्टी देश में रहे। जी जी जी। आरपी सिंह जी, आप 2/3 बहुमत वाले राज्य जहां कांग्रेस राज्य कर रही है, वहां से कुशल और आक्रामक प्रवक्ता हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सारी बातें हुई जी। और आज बहुत देर बाद आपके साथ बैठ कर बातचीत कर रहा हूँ। अरे आप इस समय हमारी तरफ नजरे इनायत नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है जी। देखिए, तमाम बातों को सुनने के बाद मैं एक बात पे पहुंचा हूँ जी कि कांग्रेस और बीजेपी की जो लड़ाई है उसमें कांग्रेस आखिर मात क्यों खाती है? जी। मात इसलिए खाती है कि पहले चुनाव लड़े जाते थे मुद्दों पर, जी। अब चुनाव लड़े जाते हैं माहौल बनाकर। जी। मोदी जी ने 2014 से पहले शिक्षा, बेरोजगारी, पेट्रोल की महंगाई, देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा सब पर बात। मुझे तो याद दिलाएगा, या मुझे तो याद आती है, आखिरी बार अब उन्होंने सत्ता में आने के बाद इन मुद्दों पर कब बात? जी। 2021 में उनको औरंगजेब याद आते हैं, उनको बाबर याद आते हैं। देश में बढ़ती हुई महंगाई, 100 रुपए लीटर का पेट्रोल और 250 रुपए का सरसों का तेल और गिरती अर्थव्यवस्था, जब जीडीपी माइनस में चली जाती है, जो तो आती है। दूसरा सपना दिखाया जाता है विश्व गुरु बनने का। विश्व गुरु कैसे बन जाएंगे साहब आप? जितने विश्वविद्यालय उसमें 40% पद अभी भी प्राध्यापकों के खाली पड़े, तो आप ऐसा विश्व गुरु बना रहे हैं। शिक्षा चली गई नीचे, महंगाई, बेरोजगारी इतने चरम पर। अब एक नया जुमला लाया गया, हिंदू राष्ट्र। अच्छी बात है, स्वागत करते हैं आप हिंदू राष्ट्र का। सिंह साहब मुद्दा आज ये है कि कांग्रेस क्यों कमजोर हुई। वो तो ठीक है, आपका कहना छद्म राजनीति करते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं, तो झूठ की राजनीति और छद्म की राजनीति क्यों सफल हो रही है? सिद्धांतों में बनी कांग्रेस, सर्वधर्म समभाव वाली कांग्रेस आखिर क्यों चली गई? प्रगति परिवर्तन के साथ ही मिलता है। मैं आ रहा हूँ, देखिए, घर का खाना और होटल का खाने में बहुत फर्क होता है। जी। होटल का खाना मजा ज्यादा देता है लेकिन स्वास्थ्य को खराब करता है। जी। कांग्रेस घर का खाना है जो आपको जिंदा भी रखेगी और स्वस्थ भी रखेगी और आपको बीमार भी नहीं पड़ने देगी। जी। मैंने वही कहा ना कि मुद्दों पे अब राजनीति हो। कहा है हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र, बाजू में नेपाल है, हिंदू राष्ट्र है, दुनिया का पहला हिंदू राष्ट्र, और हिंदुस्तान के सारे चौकीदार वहीं से आते हैं। बहुत सारे इस्लामिक राष्ट्र हैं जो सिर्फ धर्म के नाम पे बने हैं। आप देख लीजिए, सीरिया से लेकर अफगानिस्तान तक क्या हालात हैं। तो समझ में सबको आएगा, किसी को आ जाएगा, किसी को कल आएगा। देखिए, जब इस देश का किसान अन्नदाता धरने में बैठा था तो लोग क्या कहते थे? खालिस्तानी है, मवाली है, पाकिस्तानी है। उसके बाद किसान ने अपनी लाठी की ताकत दिखाई, अपनी शर्तें मनवाई, चले गए। तो जो बैंक वाले किसानों के ऊपर हंसते थे, बैंक वाले धरने में बैठ गए। जिन बैंक वालों के ऊपर कल को हमारे डॉक्टर हंसते थे, आज वो धरने बैठे हैं। तो नंबर सबका आने वाला साहब जी, नंबर सबका आने वाला है और ये सब बहुत लंबा नहीं चलने वाला जी। झूठ, फरेब की राजनीति, जुमलेबाजी की राजनीति, इसकी एक उम्र होती है और उम्र बहुत छोटी होती है। आप देखिए, 7 साल में ही आधे लोगों का बुखार उतर गया है। और इस टेलीविजन के माध्यम से जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा कि आप मोदी जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जाइए। आप त्रिपाठी कार्यक्रम के बाद आप भी देखिएगा जी। मोदी जी एक कमेंट करते हैं अपने ट्विटर पे तो 90% कमेंट उनके खिलाफ जाता है जी। लेकिन मीडिया इसको दिखाएगा नहीं, क्योंकि आप जैसे कुछ लोगों को छोड़ दें तो बाकी मीडिया या तो गोदी मीडिया है या बीजेपी के हिसाब से प्रेस्टिट्यूट है। प्रेस्टिट्यूट समझते हैं ना, बेशर्त तुलना करते हो बीजेपी वाले मीडिया। तो अब का मीडिया कैसा है कि सवाल पूछ रहा हूं ट्विटर हैंडल में आजकल चैनल से ज्यादा लोग जाने लगे हैं, तो वो अपना वहां कमेंट कर रहे हैं। चैनल से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं वो सोशल मीडिया। बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। आप देखिए, कुछ बड़े समाचार चैनलों का नाम बदलकर भक्ति चैनल रख देना चाहिए।
आप चैनल चालू कीजिए, मोदी जी की कथा, मोदी जी का प्रवचन, मोदी जी की चालीसा सुबह शाम 24 घंटे। आप मीडिया को क्यों कोस रहे हैं? आप ये बताइए कि कांग्रेस क्यों कमजोर हो रही है? चलिए मैं बता, राजनीति में कहा जाता है कि सब पैतरे भाजे जाते हैं, हर तरह के पैतरे भाजे जाते हैं, राजनीति में सब कुछ जायज है। सुनिए क्या होता है, जी। राहुल गांधी से ईमानदार नेता इस देश में अभी दूसरा नहीं, और मोदी जी से झूठा नेता इस देश में आज तारीख को दूसरा नहीं जी। तो जब झूठ की सच्चाई से आपस में जंग होती ना, तो झूठ हमेशा जीतता है जी। क्योंकि सच जब तक खड़ा होता है तब तक झूठ पूरी दुनिया का चक्कर मारकर आ चुका रहता है। तो मैं इसीलिए कहता हूं, ये लड़ाई तो चलेगी, अभी लंबी चलेगी। हम संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, सच है, हमने गलतियां की हैं, ये भी सच है, हमें बहुत जगह अपने सुधार की आवश्यकता, ये भी सच है। अगर 3/4 बहुमत के साथ हम यहाँ बैठे हैं तो इसलिए बैठे हैं कि भूपेश बघेल जी जैसा नेता हमको मिला है। आपने देखा कवर्धा में दंगा कराने की कोशिश हुई, धर्मांतरण के नाम पर मारपीट हुई, और अभी 15 नगरीय निकाय के चुनाव आए हैं, रिजल्ट क्या रहा? 14 हम जीते, 1 बीजेपी। तो होता यह है कि जहां जहां पार्टी संगठन अपने आप को सुधार लेगा, हमको पता चल गया कि बीजेपी से कैसे लड़ना है। हमको आज ये मालूम है कि संघ के दुष्प्रचार का मुकाबला कैसे करना है। देखिए, एक डिजाइनर बाबा कल आया, टिकली लगाया था, साड़ी पहना था, गांधी जी को गाली देकर चला गया। तो ये कब तक पता चलेगा आपको कि कैसे लड़ना है? ये तो सबको सीखना पड़ेगा, ये सबको सीखना पड़ेगा। कीमत पूरी दुनिया चुकाएगी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी कीमत नहीं चुकाएगी, याद रखिएगा, पूरी दुनिया कीमत चुकाएगी। नंबर सबका आएगा बारी बारी से। जो कभी कहते थे ना ऐसे, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज वही देश बेच रहे हैं। जब सरकारी संस्थान खत्म हो जाएंगे त्रिपाठी जी तो सरकारी नौकरियां भी खत्म हो जाएंगी, बचेगा हाथ में कटोरा और रामलला का मंदिर, वहीं जाके भीख मांगिए। आने वाले समय में सबको कीमत चुकानी। जी हर आदमी कीमत चुकाएगा जिसने मोदी जी को वोट दिया। जी, कब तक? वही तो सिंह साहब मैं पूछना चाह रहा हूं। आपने 2 चीजें कही कि झूठ पूरा दुनिया चक्कर लगा के आ जाता है, ये चक्कर अभी और आगे चलता रहेगा। झूठ से कहते हैं एक बार आदमी को आप बरगला सकते हो, लेकिन 293 से 303 पहुंच जाते हो 19 में, तो ये झूठ से ही केवल अकेले है। देखिए, मैंने कहा ना, मार्केटिंग, झूठ और एक नैरेटिव सेट करना। 2014 में मोदी जी भगवान की तरह पूजे जाते थे जी। अब मैं इसीलिए कहता हूं कि ट्विटर हैंडल को जाकर देखिए, 90% लोग खिलाफ हो गए जी। क्यों? धीरे धीरे सबकी आंख से पर्दा हटेगा, किसी की आंख से हट चुका है, किसी की आंख से हट रहा है, तो किसी की आंख से हटेगा। 24 तक हट जाएगा लगता है। हो सकता है उसके पहले भी हो जाए जी, हो सकता है उसके पहले भी हो जाए। कितने राज्यों में बीजेपी की सरकार खुद के दम पे है, आप गिन लीजिए। 18 राज्यों में से 4-5 राज्य छोड़ दीजिए, तो हर जगह वैसी खरीदी बिक्री की सरकार है। आप जहां बैठे हैं वहां भी सरकार कैसे बनी आप ही जानते हैं जी। चलिए, हम तो आपके साथ बैठे हैं साहब, हम कहीं और नहीं बैठे हैं। सर बजाज साहब, काफी सुना आपने, आपको धन्यवाद कि आपने बड़ा सब्र रखा। सिंह साहब ने तो बहुत सारी कांग्रेस क्यों कमजोर हुई उस पक्ष को कम उन्होंने बताया, आप क्यों मजबूत हुए इस पक्ष को उन्होंने बहुत अच्छे से रखा कि आप क्यों मजबूत हुए। झूठ की राजनीति, फरेब की राजनीति, असलम जी ने भी कहा है, बाबूलाल जी ने भी कहा है कि एक हिंदुत्व की तरफ, हिंदुत्व का एजेंडा लेकर के आप देश में राज कर रहे हैं। हालांकि मोदी जी ने एक चीज सिद्ध की है, सिद्ध उन्होंने ये की है, आप भी जानते होंगे, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। एक उन्होंने सिद्ध किया है कि बिना साउथ के, साउथ यानी तमिलनाडु, केरला, ये सब, और दूसरा बिना अल्पसंख्यक मतों के हम देश में राज कर सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है बजाज साहब? देखिए, मैं सबको धन्यवाद दूंगा कि बहुत अच्छे विचार आप लोगों ने रखे हैं जी। लेकिन हमारे सिंह साहब ने जैसा कांग्रेस कहाँ गई ये सवाल ये था जी, लेकिन सारी बातों पर उन्होंने मोदी जी को के पर अपना गुस्सा उतार दिया जी। इतना भूत सवार है कांग्रेस वालों को आज मोदी के खिलाफ जी कि हर आदमी कांग्रेस अपने आप को कैसे मजबूत करे इसकी चिंता इन्हें कम है। मोदी जी का आलोचना करना एक मात्र धर्म रह गया है। इनके जो नेता है राहुल गांधी जी केवल ट्विटर वार करते हैं और कोई उनकी बहादुरी नहीं है कुछ भी जी। आप देख लीजिए उनके कार्यकाल में कांग्रेस कहाँ गई जी। एक जमाना वो था जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक छत्र कांग्रेस का राज हुआ करता था जी। अगर ट्रेन में जम्मू कश्मीर से हम
कन्याकुमारी जाएंगे तो रास्ते में कोई ऐसा स्टेशन नहीं आता था जहां कांग्रेस की राज नहीं थी जी। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि कांग्रेस ढूंढना पड़ रहा है जी। कई प्रदेशों की हालत ये है 18 प्रदेशों में तो कांग्रेस का एक भी सांसद नहीं आया। इनकी सरकारें लंबे समय तक रही, इतना भ्रष्टाचार इन्होंने किया, इतना महंगाई इतने लोग बढ़ाई इन्होंने। आज ये लोग महंगाई के लिए भाजपा को कोस रहे हैं, लेकिन इनके राज में महंगाई इतनी बढ़ी, दिन दूनी रात चौगुनी महंगाई बढ़ाते रहे और हम लोग जिंदगी भर राजनीति करते करते महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते रहे और कांग्रेस जनता के दिमाग से अब हट चुकी है। नई पीढ़ी कहीं भी आप देख लीजिए, नई पीढ़ी पूरी तरह से कांग्रेस से टूट चुकी है। पहली बात तो यह है कि ये वो कांग्रेस है ही नहीं जिस कांग्रेस ने भारत को आजादी दिलाई जी। ये तो कांग्रेस आई है जी। इसका निर्माण बाद में हुआ है। पहले तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी थी जी। अब ये कांग्रेस आई है जिसको सोनिया परिवार ने परिवारवाद चला के कांग्रेस आई को कांग्रेस गई कर दिया। अब ये कांग्रेस तो लोगों के दिमाग से चली गई है। अब एक दो राज्यों में है कांग्रेस यू और कांग्रेस आई में अपनी सफलता पर गर्व बजाज कर साहब, सकते हैं। कांग्रेस यू और कांग्रेस आई में जो कांग्रेसी थे उन्होंने कांग्रेस आई को ही ओरिजिनल कांग्रेस माना। जब बटी थी उस दौरान कांग्रेस आई को ही ओरिजिनल कांग्रेस माना था और वो चुनाव चिन्ह भी हट गया, गाय बछड़ा चुनाव चिन्ह हट गया, पंजा आ गया, यही ओरिजिनल कांग्रेस हो गई। बैल जोड़ी था जी, पंजा आ गया। अब किस प्रकार से दादागिरी करके सीताराम येचुरी को हटाया गया ये तो आप सबको सीताराम केसरी, कांग्रेस का सीताराम केसरी जो नेहरू जी, कामराज जी, जगजीवन राम जी जैसे दिग्गज नेता जिस पार्टी का नेतृत्व करते थे जी, उस पार्टी की आज इतनी दयनीय हालत हो गई है कि ये पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। 3 लोगों में पार्टी टिकी हुई है, सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी, और वो एक अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और बेटी जो है वो महामंत्री। माने तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। तो इतने ही हालत हो गई कांग्रेस की कि और खुद हम नहीं बोल रहे इस बात को, कांग्रेस के जो कर्मठ दिग्गज नेता हैं जो बड़े बड़े पदों पर आसीन रहे हैं और इनके जो विधिवेत्ता रहे हैं, कपिल सिब्बल जी, गुलाम नबी आजाद साहब, ये सब लोग आज कांग्रेस को फिर से कैसे स्टैंड करना इसके लिए करा रहे हैं। बार बार नेतृत्व को चिट्ठी भेज रहे हैं कि कुछ परिवर्तन लाइए, कुछ परिवर्तन लाइए, लेकिन कुछ आता नहीं है, हासिल आय शून्य है। और पार्टी जब तक परिवारवाद से नहीं उभरेगी तब तक इस पार्टी को फिर से पुनर्स्थापित होने में बहुत समय लगेगा, ये हमारा मानना है। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही, जैसा कि अभी आरोप लगा रहे हैं आप हिंदुत्ववादी, आपने सही बात कही। बाकी कहीं से ये नहीं आया कि पार्टी आखिर पुनः स्टैंड कैसे करेगी। आपने सही बात कही कि परिवारवाद से जब तक नहीं हटेंगे, ये मैं नहीं कहा, चूंकि आप कह रहे हैं परिवारवाद से नहीं हटेंगे तब तक स्टैंड नहीं करेगी। तो आप क्या चाहते हैं, परिवारवाद में बनी रहे या परिवारवाद से हटे? आपके लिए क्या बेहतर है? नहीं ये तो उनको तय करना है कि हम परिवारवाद में चले कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चले जी, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था तो है नहीं। हमारे यहाँ पूरी तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था है और हमारी पार्टी का निर्माण जब 1951 में जनसंघ के रूप में हुआ तो जो विचारधारा थी, चाहे वो धारा 370 के मामले में हो, चाहे हिंदुत्व के मामले में हो, हम उसी पैटर्न पे चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी इस आगे बढ़ने की रफ्तार को अब कांग्रेस रोक पाएगी ऐसा संभव नहीं है। जब देखिए ये कहीं न कहीं बजाज साहब ये सवाल तो खड़ा होता है कि जब ये देश का निर्माण ही देश ही बना है सर्वधर्म समभाव, आप भी जानते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर कट्टर हिंदुत्व की तरफ आप जाएंगे तो बाकी कहां जाएंगे? सर्वधर्म समभाव मतलब जो संविधान बना है वो भी गलत है। जिस धर्म पर चल रहे हैं, किसी धर्म का नहीं, सर्वधर्म संभाव, ये तो तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे जी। ये तो तुष्टीकरण की नीति पर चलकर जिस तरह से देश का बंटाढार इन्होंने किया है उसकी सजा भुगत रही है। और नई पीढ़ी आज भली भांति समझ रही है कि ये जो लोग हैं ये तुष्टीकरण के लोग हैं और हम तो सर्वधर्म समभाव पर चलने वाले लोग हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने देखो पहला दलित राष्ट्रपति बना
बनाया भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। तो ये जो स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग आम आदमी महसूस कर रहे हैं, इसको तो आप रोक नहीं सकते ना। बिल्कुल सही कहा आपने निश्चित तौर पर। अब हम दूसरे मुद्दे पे चलेंगे कि आखिर फिर से कांग्रेस किस तरह से स्टैंड हो, फिर से कांग्रेस कैसे आगे बढ़ सकती है, वो हम सुझाव जानना चाहेंगे अपने सभी। जी असम जी, फिर से कांग्रेस कैसे? हाँ बिल्कुल सही कहा त्रिपाठी जी आपने। कांग्रेस पूरे डिस्कशन से भी निकली, इवन हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता थे उनकी उनकी बात से निकला कि एक जमाने में कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस ही थी जी। तो वो तो मैंने जैसे कहा कि डीएनए में है इस देश के अंदर, और लोग मिलेंगे आपको कांग्रेस सपोर्ट के। असली हुआ क्या कि जब कांग्रेस 99 में हारी और पहली बार 112 के करीब सीटें आई, वहां कांग्रेस विचलित हो गई जरा। ये पॉलिटिक्स में क्या है, हर चीज एक नॉर्मल प्रोसीजर है जी। विचलित होके इन्होंने जो एक आपको याद होगा पचमढ़ी में कॉन्क्लेव हुआ था। पचमढ़ी कॉन्क्लेव का जो मकसद था कि अगर कांग्रेस को दोबारा, चूंकि सोनिया गांधी आ गई थी जी और सभी थे, नरसिंह राव जी भी थे, सबसे लोग थे, उसमें एक ये तय हुआ कि हमें बैक टू द बेसिक जाना चाहिए। बैक टू द बेसिक का मतलब था वही नेहरू गांधी कांग्रेस, वही विचारधारा, वही लॉजिक, राशनल जो पॉलिटिक्स की थी वो हुआ। और उसके बाद ही 99 का चुनाव हार गई कांग्रेस। उस वक्त ये जो आप कह रहे हैं ना कपिल सिब्बल और ये सब गुलाम नबी आजाद और ये सब जो G23 वाले, जिनका कोई आधार तो है नहीं जमीन पे, इन लोगों ने एक शिमला कॉन्क्लेव किया और ये समवेयर मतलब 2002 के आसपास शिमला में कॉन्क्लेव हुआ। वहां हमारा जैसे कहते हैं ना फिर एक लम्हों ने खता की। वहां कांग्रेस ने ये तय करा कि यार अपन अकेले चुनाव नहीं जीत सकते, हमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा एंड वी गो टू द कोलिएशन। वो जो एक वो हुआ, वहां से कांग्रेस को जबरदस्त जैसे ताला खुलने से जबरदस्त चोट पहुंची, ना हिंदू आए ना मुसलमान आए जी। इसी तरह से ये जो भ्रष्टाचार का जो आज बहुत बड़ा दरवाजा आप देख रहे हैं ना देश में, ये उसी का रास्ता बना जी। कि शिमला में ये तय हुआ कि अपन को कोलिएशन में जाना, अपने अकेले बस के बूते की नहीं है कि गवर्नमेंट बना पाए। जबकि कांग्रेस अगर अपने स्टैंड पे खड़ी रहती तो कांग्रेस के पास ही देश आना था, और जैसे हुआ भी 77 में गया भी तो 80 में वापस आ गया। अब वहां इन लोगों ने ये जो G23 वाले, इन्होंने ये कहा कि अपन को अब छोड़ना चाहिए अपना पुराना लबादा और ये बोझा हटाना चाहिए नेहरू गांधी आइडियोलॉजी विचारधारा, अपन सत्ता की राजनीति शुरू करें। यहां से सत्ता की राजनीति शुरू हुई और उसका रिजल्ट ये हुआ, क्योंकि उधर जो अटल जी ने अपनी आखिरी जो स्पीच है जो उन्होंने शिमला में जाके दी, उसके बाद फिर वो शायद इसमें बीमार हो गए, फिर वो प्रेस वगैरह उन्होंने की नहीं। उन्होंने क्या कहा शिमला में कि मुझे हैरत ये कि मैं हार कैसे गया 2004 में जी। और वहां उन्होंने जो एनालिसिस किया कि जो गुजरात का प्रोग्राम हुआ, जो गुजरात में नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में मतलब चीफ मिनिस्टर, वहां जो डिवीजन मारा, वहां जो एक झगड़ा हुआ गोधरा के बाद और हजारों लोग मारे गए, उसके ऊपर मैंने राजधर्म नहीं निभाया। ये उनका आखिरी मलाल था अटल जी कि मैं अगर राजधर्म निभा लेता तो मेरी सत्ता नहीं आती। ये फैक्ट था कि अटल जी इतनी अच्छी सरकार चला रहे थे कि सरकार उनकी जाना नहीं चाहिए थी, लेकिन गुजरात का जो इतना जबरदस्त इंपैक्ट था पूरे देश में कि जितने, और इधर कांग्रेस ने अपनी वो एक लाइन है गाने की, मैंने अपनी शराफत छोड़ दी। जैसी कांग्रेस ने शराफत छोड़ी और सत्ता की तरफ गई तो लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, गुरुजी, साउथ में हमने उससे हाथ मिला लिया जिससे नरसिम्हा राव जी ने मुझसे खुद कहा था कि क्या बात कर रहा हो, क्या मैं डीएमके से हाथ मिलाऊंगा? डीएमके है ना राजीव गांधी के मतलब हत्या के अंदर शामिल है। एक बार मेरी सरकार हार जाए लेकिन मैं उनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। अभी आप देखना ये अगर ये 10 साल अगर निकाल लें तो ये फेफड़ियां डाल देंगे हुकूमत करने में। हुकूमत करना इतना आसान काम है? हुकूमत करने के लिए इकबाल बुलंद होना चाहिए, हुकूमत करने के लिए प्रताप होना चाहिए। आप बताओ किस पटवारी पे किसका प्रताप है आज? किस अधिकारी पे भाजपा का प्रताप है? कौन से सीएम का प्रताप है? फ्री फॉर ऑल है। मगर सबका एक है कि हिंदूवादी सरकार बनाए रखना आपका हमारा सबका एक तरह से पूरा हमारे कंधे पे है। मिडिल क्लास के कंधे टूट गए भाई साहब। जो 100 रुपए पेट्रोल ऊपर गया,
जो महंगाई जा रही है, तेल गया, कंधे टूट गए मिडिल क्लास, मध्यम तो वर्ग भाई के। हम रोकेंगे थोड़ा, क्योंकि हमारा समय का एक जी। सीमा है, इसलिए जी, मैं जी। आपको रोक रहा हूँ, माफ करिएगा। नहीं, ठीक है। बाबूलाल जी, बहुत संक्षेप में सभी से अनुरोध है, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है, आखिर स्टैंड कैसे करेंगे, कांग्रेस स्टैंड कैसे करेगी? देखिए, जो अभी भाई साहब ने कहा, सांसद जी ने, कि राहुल गांधी सही रास्ते पर हैं जी। और 10 साल वो इंतजार करें, मतलब इसी बात पर हिंदू और हिंदुत्ववादी पे स्टैंड करें। तो ऐसे विचार के कई लोग हैं इस देश में कि वो चाहते हैं कि वाकई में ये चीज जो है, जो बंटवारा की बात आती है, हिंदू मुसलमान की बात आती है, तो हिंदू मुसलमान नहीं है, हिंदू और हिंदुत्व वाले जो है अलग अलग दिखे। और हिंदू धर्म के अंदर में जो है, देश का हमारा जो रास्ता है वो सर्वधर्म समभाव के रास्ते से निकलता है। तो वो भाव इस देश में फिर से आए, कैसे आए उसको देखा जाए। सुचिता की राजनीति लौटे। आप याद कीजिए, कृष्णमेनन और शास्त्री जी, रेल की घटना हुई, एक रेल दुर्घटना हुई, शास्त्री जी ने त्याग पत्र दे दिया था। तो वो राजनीति आज कहाँ है? आज वैसे स्वीकार करने वाले लोग, अपनी गलती को स्वीकार करने वाले लोग नहीं है, वैसे लोग होने चाहिए। और बगैर किसी प्रकार के हिला हवाला के निश्चित रूप से जो देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम किसमें निहित है, ये स्पष्ट करके जो है इसका प्रचार पूरे देश भर में होना चाहिए कि राष्ट्र प्रेम किसे कहते हैं, राष्ट्रद्रोह किसे कहते हैं। किसी भी चीज में राष्ट्रद्रोह हो जाए, एक समाचार लिख दे राष्ट्रद्रोह हो जाए, ये सारी चीजों को जो है एक प्रचार के माध्यम से आपको जाना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर की महत्ता जो है हर पार्टियों में बढ़ी हुई है कि प्रशांत किशोर कौन सी विचारधारा से जुड़े हैं, ये किसी के लिए कोई मुद्दा नहीं है। वो हमको चुनाव जिता देंगे, इसलिए जो है वो महत्वपूर्ण हो गए हैं। इस तरह की जो राजनीति है, इस तरह की जो बेवजह के आशावाद बेवजह के आशावाद जिसको बोलता हूँ, वो अगर राजनीति के अंदर में घुस रही है, बड़े बड़े मुर्दन्य लोगों के बीच में अगर ये चर्चा होती है कि प्रशांत किशोर को बुलाओ, प्रशांत किशोर से मिलो, और ये जो तोड़ फोड़ की राजनीति अगर आज वो कांग्रेस से छूट गया तो हमारे साथ आ जाए, उधर से ये सारी चीजों को निश्चित रूप से देश सेवा अगर करनी है तो इन सब चीजों को छोड़ करके जो है देश सेवा के मुद्दे को बिंदु में रख करके कि कैसे देश सेवा होगी उसका बिंदु तय करके उस रास्ते में सभी को चलना पड़ेगा। तभी मुझे लगता है कि कांग्रेस भी अच्छी स्थिति में रहेगी और देश के अन्य पार्टियां भी जो है देश के लिए ही सोचेंगी, देश के लिए करेंगी, वोट के लिए ज्यादा नहीं सोचेंगी। जी जी, चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया, माफ करिएगा आरपी सिंह जी, अब आपसे पूछना तो जरूरी है नहीं कि कैसे स्टैंड करेगी। आपने कह दिया है कि झूठ का जब पर्दा साफ होगा तभी हम वापस से स्टैंड कर जाएंगे। और खासकर बजाज साहब से तो बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहिए, वो तो चाहेंगे कि कांग्रेस कभी स्टैंड न करे। लेकिन मजबूत विपक्ष होने के लिए क्या करना चाहिए कांग्रेस को? बजाज साहब, बहुत संक्षेप में, मेरा समय बहुत कम बचा है। शर्मा जी ने और असलम जी ने जिस तरह से उसको परिभाषित किया है उसमें ही काफी लंबा समय लग गया है। आप कैसे मजबूत विपक्ष कैसे ऊपर उठेगा? देखिए त्रिपाठी जी, अभी खान साहब जो बहुत धीर गंभीर नेता हैं, उन्होंने बहुत सारगर्भित बातें अपने सामने रखी हैं कि कांग्रेस जो है सत्ता आधारित पार्टी हो गई है, सत्ता विमुख हो गई, विचारधारा से हट गई है। तो ये विचारधारा से उनको हटना तो नहीं चाहिए जी। विचारधारा कांग्रेस में है नहीं। छोटे छोटे दलों से इनको समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। क्षेत्रीय दलों से लोग समझौता कर रहे हैं। कहाँ उत्तर प्रदेश जैसी जगह में कई प्रधानमंत्री कांग्रेस को दिए, उस राज्य में हालत ये है कि 2-4 सीटों पर सिमट गई है। अमेठी में ही कांग्रेस हार गई, जो उनकी परंपरागत कांग्रेस की सीट है और नेहरू गांधी परिवार की सीट है। तो बजाज साहब राजभर की पार्टी से समझौता किया है। चलिए बजाज साहब, पार्टियों के सामने समझौते की बात मत करिए, कटोरा लेके बजाज समझौता कर लो। चलिए, ज्यादा बात मत कीजिए, ज्यादा बात मत कीजिए। अपनी पार्टी का इतिहास पढ़िए, आप पढ़िए। चलिए, सिंह साहब में बांटा है। देखिए, कांग्रेस एक छत्र राज, दूसरा हमारे जैसे लोग जो भागवत। सिंह साहब, मैंने पहले ही कह दिया कि बहुत आल और आक्रामक प्रवक्ता हैं। आज कांग्रेस की बात हो रही है, इसलिए आक्रामकता ना आए तो बेहतर है। और बजाज साहब, कभी आप भी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट के रह गए थे, इसलिए किसी की सीटें, सबसे बड़ी गलती इन्होंने की राजनीति कांग्रेस
कांग्रेस से सबसे बड़ी गलती उत्तर प्रदेश में, तो हम लोग तो गिर के बढ़े हैं ना सिंह साहब। चलिए और गिरोगे, और हम लोग तो गिर के बढ़े हैं। इनको तो विरासत में सत्ता मिली है इन गांधी परिवार को। हम लोग तो गिर के मुसीबत में बढ़ते ही रहेंगे। चलिए सिंह साहब, उत्तर प्रदेश की बात आई है, सिंह साहब तो निश्चित तौर पे असलम भाई और बाबूलाल शर्मा जी इस बात से सहमत हो गए कि सबसे बड़ी गलती कांग्रेस ने जब मायावती के साथ समझौता किया था, वो सबसे बड़ी गलती थी। सिर्फ 100 सीटों पे आप अपना प्रत्याशी लड़ाए थे। अरे मायावती के साथ तो बीजेपी ने सरकार बनाई थी। नहीं, तो बीजेपी ने सरकार बनाई, बीजेपी कायम है, लेकिन आप कहाँ चले गए? 7 सीटों में सिमट के रह गए। सही और गलत साबित होते हैं, जो आज 7 सीटों में सिमट के रह गए। इसलिए आप पे बात आएगी कि सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ सिमटे कर फिर बढ़ेंगे। देश भर में राज करने वाली कांग्रेस पार्टी, तो हम भी आगे बढ़ेंगे। देश भर में राज करने वाली कांग्रेस पार्टी अगर 485 सीटों में से मात्र 100 पे चुनाव लड़ती है तो ये सबसे बड़ी उस समय की गलती हुई थी। ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। चक्का गोल घूमता है, जो आगे बढ़ेगा वो नीचे जाएगा। अरे हम तो मंथन ही इसी बात पे कर रहे हैं कि किस तरह आप छत्तीसगढ़ में जैसे आपकी बल्ले बल्ले है उस तरह पूरे देश में हो जाए। मैं तो इस बात का पूरे देश कर रहा हूँ, पूरे देश में होगी, समय के साथ पूरे देश में होगी। हम देखें शुभकामना दे नहीं सकते। हम आपको भी शुभकामना और बजाज साहब को शुभकामना। एक बुढ़िया की कहानी याद आती है कि जब उसके पास पहुंचते हैं नेतागर तो वो सच की भी, यमराज की भी जय बुलाती, भगवान की भी जय बुलाती। मुझसे क्या, मैं तो सबकी जय बुलाऊंगी, तो मैं तो उसी आपकी भी जय, बजाज साहब की भी जय, सबकी जय हमारी तरफ से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बजाज साहब आपका। सिंह का, देवदत्त जी आपका माफ करिएगा, हम आपसे दूसरा कमेंट्स नहीं ले पाए। शर्मा जी आपका भी और असलम भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो ये सही है कि पार्टी सबसे खराब दौर में है और उसे एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो हमेशा उपलब्ध रहे और कड़े फैसले ले, जो कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाए कि हम आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। पर यह भी सच है कि पार्टी में विरोध के स्वर बार बार उठते रहे हैं और फिर शांत भी हो जाते हैं। कांग्रेस को वो नेतृत्व नहीं मिल रहा है जिसकी फिलहाल सख्त जरूरत है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब तक पार्टी को नया और स्थिर सारथी यानी अध्यक्ष मिलता है और पार्टी फिर से दमखम और मजबूती के साथ फिर खड़ी होती है। जनता मांगे जवाब फिलहाल इतना ही। नमस्कार।